नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट नाइट। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। आर्थिक सुधारों को बड़ा बूस्टर डोज। डिफेंस, एविएशन, फार्मा समेत 9 सेक्टरों में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी। एप्पल, आइकिया जैसे कंपनियों के सिंगल ब्रांड स्टोर खुलने का रास्ता भी साफ। एफडीआई की डोज ने राजन के गम को किया कम। सेंसेक्स 141 पॉइंट उछला। निफ्टी 8,250 के करीब आया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर आरबीआई गवर्नर की खरी खरी। कहा, ग्रोथ के मामले में हम कई देशों से पीछे। ब्रेक्सिट से नुकसान की आशंका जताई। छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर। सरकार ने जुलाई सितंबर के लिए ब्याज दर नहीं घटाने का फैसला किया। फजाई ने खाद्य पदार्थों से बैन किया पोटेशियम ब्रोमेट। ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जताया था कैंसर का खतरा। योग दिवस के लिए तैयार चंडीगढ़। कल प्रधानमंत्री मोदी करेंगे खुद शिरकत। चंडीगढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए बुलेटिन में आगे। बुलेटिन में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर है 9 सेक्टरों में 100% एफडीआई को मंजूरी की। सरकार ने विदेशी कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। आर्थिक सुधारों के लिहाज से इसे मोदी सरकार का बड़ा बूस्टर डोज माना जा रहा है। एविएशन और डिफेंस सेक्टर को अब पूरी तरह से विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। इसके अलावा ई कॉमर्स, फूड प्रोसेसिंग, डीटीएच, केबल जैसे 9 सेक्टरों में भी 100% तक एफडीआई मंजूर कर लिया गया है। चलिए इस पर और डिटेल्स के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, यहाँ पे सरकार ने कुल 9 सेक्टरों में एफडीआई की शर्तें आसान की हैं, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि सिविल एविएशन को कितना फायदा होगा इससे। इन 9 सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है कि सिविल एविएशन को होगा, क्योंकि यहाँ पे सिविल एविएशन में एफडीआई की शर्तों को काफी ज्यादा आसान किया गया है। एफडीआई की सीमाएं काफी ज्यादा बढ़ाई गई हैं। सिविल एविएशन में सबसे प्रमुख जो फैसला लिया गया है वो है एयरपोर्ट को लेकर के। अगर एयरपोर्ट कहीं कोई लगाना चाहता है, कोई कंपनी लगाना चाहती है, तो वहां पे 100% तक एफडीआई ला सकती है और उसमें सरकार से कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, यानी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में, नए प्रोजेक्ट में। अगर कोई पहले से चल रहा है एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट है, वहां भी कोई पैसा लगाना चाहता है, तो वहां भी 100% तक एफडीआई ला सकता है। 74% तक एफडीआई लाइएगा तो आपसे कोई नहीं पूछेगा, ना तो सरकार से मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। 74% से ज्यादा यानी 100% तक लाएंगे तब आपको सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब रही बात एयरलाइंस की। एयरलाइंस सेक्टर में भी सरकार ने 49% से बढ़ा करके 100% एफडीआई की सीमा कर दी है और ये भी एक बड़ी खबर है। और एयरलाइंस सेक्टर में भी कहा गया है कि 49% तक अगर विदेशी निवेश लाते हैं तो ऑटोमेटिक रूट से होगा, यानी सरकार से आपको कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। 49% से ज्यादा 100% तक लाएंगे तब आपको सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो एविएशन पॉलिसी लागू होने के बाद उसको धरातल पर लाने के लिए जो बड़े मात्रा में पूंजी की जरूरत थी, कैपिटल की जरूरत थी, वो सरकार ने इस पॉलिसी के जरिए दूर करने की कोशिश की है। पर ये तो बात हुई एविएशन सेक्टर की, लेकिन बाकी सेक्टरों के लिए क्या ऐलान हुए हैं? बाकी सेक्टर में कहें तो सबसे महत्वपूर्ण ऐलान फार्मा सेक्टर को लेकर किया गया है। यहाँ पे जो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है वहां पे 49% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से किया गया है। पहले यहाँ पे ये कहा गया था कि कोई भी एफडीआई लाएंगे तो सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब 49% तक एफडीआई में आपको सरकार से कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। दूसरा जो रिफॉर्म किया गया वो है फूड सेक्टर को लेकर के। फूड सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है, जिसका बजट में सरकार ने ऐलान किया था, उसको आज औपचारिक तौर से सरकार से हरी झंडी मिल गई है। तीसरा है सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर को लेकर के। सिंगल ब्रांड रिटेल में जो लोकल सोर्सिंग की शर्त थी, यानी सिंगल ब्रांड रिटेल में 51% से ज्यादा पैसा लाएंगे तब आपको 30% हिस्सा भारत से खरीदना होगा, तो उस शर्त में भारी छूट दी गई है और यह कहा गया है कि आपको शुरू के 3 साल में लोकल सोर्सिंग करना जरूरी नहीं होगा। अगर आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं तो आपको ये छूट 5 साल के लिए मिलेगी। यानी एप्पल का रास्ता साफ हो गया, Xiaomi का रास्ता साफ हो गया और उधर फूड रिटेल में एफडीआई के रास्ते के साथ ही वॉलमार्ट, कारफोर जैसी जो कंपनियां हैं उनका भी रास्ता काफी साफ हुआ है। जो घरेलू कंपनियां फूड प्रोसेसिंग में, उनको भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर बड़ा एफडीआई बूस्टर डोज। शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और 9 सेक्टरों में 100% एफडीआई को मंजूरी पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। आपकी सरकार के की एजेंडाज हैं जैसे मेक इन इंडिया, रोजगार बढ़ाना, कितना इम्पेटस देगा उस एजेंडा को ये जो आज का जो पुश है? भारत देश एक बड़ा सा ओपन इकोनॉमी हो गया है
हर एक सेक्टर को हम खुलवाए हैं और इसके बाद मैं मानती हूँ ऑलरेडी भारत देश एफडीआई में टॉप रहे। ज़्यादातर फ्लोज एफडीआई इनफ्लोज हमारे देश के ओर ही हो रहा है। विदेश में जब एफडीआई घट रही है, हमारे देश में 40% तक इंक्रीज हो रही है। इसीलिए इस पॉलिसी के बाद इन 7 सेक्टर में भी एफडीआई आने का ज़्यादा पैमाने में आने का संभव है। मैम, आपने जो 7 सेक्टर्स की बात की, डिफेंस में एक तरफ तो हम चाहते हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी आगे बढ़ें, क्या उनके कंसर्न्स को ध्यान रखा गया है? बिल्कुल रखा गया है। मैं मानती हूं कि डिफेंस सेक्टर में जो भारतीय कंपनियां हैं जो डिफेंस प्रोडक्शन करके हमें ही पहले दे सकते हैं और उनका सरप्लस को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इस पॉलिसी के बाद उनको विदेश से पूंजी निवेश ले आने का, इन्वेस्टेबल फंड्स ले आने का सुविधा होगी। मैम, सिविल एविएशन को भी खोला गया है, लेकिन क्या ये काफ़ी है जितना आपने किया है? क्योंकि अभी सिविल एविएशन पॉलिसी भी आई थी और उसमें भी हम बढ़ावा देने लगे। क्या हमें और ज़्यादा नहीं देना चाहिए था इसमें? अभी जो हमने किया, बिल्कुल जो पॉलिसी सिविल एविएशन पॉलिसी पिछले सप्ताह जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके तहत ही हमारी अभी एफडीआई पॉलिसी भी है। वहीं एफडीआई नियमों में बड़े बदलाव के बाद आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास ने हमारे सहयोगी रोहन सिंह से खास बातचीत में कहा कि एफडीआई की सीमा बढ़ाए जाने से निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मेन कारण यही है, जो मुख्य कारण वो ये है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्लियर हो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे यंगस्टर्स है, एजुकेटेड है, टेक्निकली क्वालिफाइड है, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बहुत सारे सेक्टर्स में आएंगे, एफडीआई में हो या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट के तौर पर आए, तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है बिजनेस शुरू हो जाए, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पे अलग तरीके के बिजनेस एक्टिविटी हो, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो इन भारतवर्ष में, और दूसरा ये है कि जॉब क्रिएशन है। सर, सिंगल ब्रांड रिटेल में जो नए नियम आए हैं, आपको लगता है कि जो लटके हुए प्रोजेक्ट थे, एप्पल का अगर हम एक उदाहरण दें, ऐसे और भी जो प्रोजेक्ट्स थे अब उनके लिए रास्ता साफ हो जाएगा और प्रपोजल सब आसानी से मूव करेंगे? देखिए, ये जो अनाउंसमेंट आज हुआ है इसमें और पॉलिसी में बहुत क्लैरिटी आ गई है, तो उम्मीद ये है कि बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे और जल्द से जल्द उसको मतलब फैसिलिटेशन दिया जाएगा, जो भी क्लियरेंस चाहिए वो दिया जाएगा, और इन्वेस्टमेंट तो आने की बहुत ही उम्मीद है। सर, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इस तरह की जो डेफिनेशंस है वो अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, तो हम उम्मीद करें कि कोई डेफिनेशन आएगी। नहीं, देखिए, कटिंग एज जो वर्ड है अभी तो नहीं है। आज का जो पॉलिसी है उसमें कटिंग एज की वर्ड जो था उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा था, तो इसीलिए क्वाइट राइटली सरकार ने बहुत सही फैसला लिया कि वो जो कटिंग एज है उसको ड्रॉप कर दिया, जिसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो अभी तो कोई कंफ्यूजन नहीं, अभी इन्वेस्टमेंट आने की बहुत सारी उम्मीद है। इंडस्ट्री ने कई सेक्टरों में पूरी एफडीआई का दिल खोलकर स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये पैनिक में उठाया गया कदम है। ये एफडीआई का बयान नहीं आता अगर रघुराम राजन कल ये जानकारी नहीं देते कि वो वापस लौट रहे हैं। ये एक घबराकर सरकार ये एफडीआई की नीति डिफेंस के मामले में, एविएशन के मामले में, फार्मास्यूटिकल के मामले में जो बयान आया है अभी पिछले 2 घंटे के पहले, ये सरकार मानती है और ये गलत विचार है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। मोदी सरकार मानती है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जादू की छड़ी एफडीआई है। चलिए, तो यहाँ पर ये कांग्रेस का तर्क है, लेकिन सरकार के बड़े कदमों का निवेश और इकोनॉमी पर आखिर कैसा असर पड़ेगा, इस पर विस्तार से हम बात करते हैं। हमारे साथ अब केपीएमजी के एविएशन और डिफेंस एक्सपर्ट अंबर दुबे शामिल हो रहे हैं। स्वागत है आपका अंबर जी। ये बताएं कि एयरपोर्ट और एयरलाइन में 100% एफडीआई के फैसले को आखिर एविएशन सेक्टर के लिहाज से आप कितना बड़ा कदम, कितना बड़ा बूस्टर डोज मानते हैं? सिविल एविएशन में भी जो इन्होंने ये 100% किया है, ये बहुत ही सकारात्मक कदम है। जब ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी एविएशन की अक्टूबर में, तो उसमें ये मेंशन था कि हम इसको अप्रैल 2020 में कंसीडर करेंगे।
और जब ये पॉलिसी पिछले हफ्ते 15 जून को रिलीज हुई थी तो उसमें एफडीआई का कोई भी वर्णन नहीं था, तो इससे इंडस्ट्री काफी डिसअपॉइंटेड हुई थी। और आपके भी चैनल पे हम लोगों ने आके इस चीज की शिकायत करी थी कि ये चीज बिल्कुल ही इस पे सरकार शांत हो गई, तो ये सही बात नहीं है और देश में एफडीआई की अत्यंत आवश्यकता है। और कई बार हमारे मित्रों ने ये भी बताया कि नहीं, ये कुछ चर्चा चल रही है, देखिए इसमें शायद कुछ अच्छे कदम होंगे, पॉलिसी के बियॉन्ड भी इसमें अनाउंसमेंट आ सकता है। और सरप्राइज आज ही ये डिसीजन आ गया, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और जो चीज हम 2020 में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब इमीडिएटली हो गई है और इससे देश में और निवेश आएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह से सरकार का ये कदम उठा रही है, इसमें मैं देख रहा हूं कि पूरा फोकस इनका कनेक्टिविटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने का है। मतलब एक तरफ रीजनल कनेक्टिविटी, जहां के देश के अंदरूनी हिस्सों में भी हम एयर ग्रिड में का हिस्सा बनाएंगे, और उसी तरह जो इंडिया की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो उस वक्त काफी पुअर है, क्योंकि जो हमारे कई लीडिंग एयरलाइंस हैं उनके पास बड़े प्लेन, जो वाइड बॉडी प्लेन्स हैं जो 8, 12 या 16 घंटे तक फ्लाई कर सकें, वो ज्यादा है नहीं। तो उसके चलते जो हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी है वो काफी कमजोर है, उसका असर हमारे टूरिज्म पर भी पड़ता है। और दोनों ही चीजें, चाहे आप रीजनल कनेक्टिविटी में जाएं, चाहे आप इंटरनेशनल कनेक्टिविटी में जाएं, या फिर आपको एयरपोर्ट्स में इन्वेस्ट करना हो, सभी में ये जो सेक्टर है ये बड़ा कैश गजलिंग सेक्टर है। इसमें जो नकद राशि है बहुत ज्यादा लगती है और एक बार में लगती है, और उसकी बेनिफिट आपको बहुत बाद में आते हैं। तो इसलिए इसमें एफडीआई को खोलना बहुत जरूरी था, क्योंकि सिर्फ हम अपने ही देश में जो फंड्स अवेलेबल है उसके ऊपर डिपेंड करके जो इतना ग्रैंड प्लान है सरकार का एक्सपेंशन करने का अपनी एयर ग्रिड का, बहुत डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ये पॉसिबल नहीं था। तो ये बहुत ही पॉजिटिव है डेवलपमेंट, और इससे बहुत ज्यादा बेहद खुशी हुई हम लोग। बिल्कुल, एक तरह से ब्रेक थ्रू फैसला है अंबर जी ये, लेकिन अगर हम देखें तो एविएशन सेक्टर हमारे देश में काफी नेसेंट स्टेज में है। तो ऐसे इस एफडीआई बूस्टर डोज के बाद आपको लगता है कि देश में विदेशी एयरलाइंस की एक तरह से कतार लग जाएगी और भारत इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर क्या हब बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए लॉन्ग टर्म में भारत का एक हब बनना तो निश्चित है ही है, और अब ये सवाल ये है कि हम कितनी जल्दी उस हद तक पहुंचते हैं। जैसे भारत का हमारा जिस इंडस्ट्री का जो एक विजन है कि हम इस वक्त 9वें या 10वें स्थान पर हैं, जो कि बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। कायदे से हमें 2020 तक 3rd पोजीशन और 2030 तक नंबर 1 पोजीशन पे हमारे पास पहुंचने का पोटेंशियल है। हमारे पास आबादी है, हमारी जीडीपी बढ़ती जा रही है, जो पर कैपिटा इनकम्स बढ़ रही हैं, एक एस्पिरेशन है। और वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे टाइम की इंपॉर्टेंस, जो वक्त की जो महत्वता है, वो जब बढ़ती है तो लोगों को समझ में आएगा कि बजाय किसी जगह पर बिजनेस के लिए या टूरिज्म के लिए ट्रेन से और रोड से 8-8, 10-10 घंटे के सफर के बजाय वही चीज अगर आप आधे घंटे में कर सकते हैं, तो जो आपका समय बच रहा है उससे आप और भी काफी वैल्यू एडेड काम कर सकते हैं। जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेंगी तो भारत एक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिफेंस मार्केट बन सकता है, पोटेंशियल है। और इसको हमने आर्टिफिशियली रोक के रखा हुआ था। एक तरफ तो हमने कॉस्ट बहुत बढ़ा के रखी थी, दूसरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अवेलेबल नहीं थे। तो अब जब हम ये एफडीआई खोल रहे हैं, इससे हमने इसमें क्या किया है इन्होंने कि फॉरेन एयरलाइंस को अलाउ किया है 49% तक, जो कि पुरानी नीति थी, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने एफडीआई को 100% कर दिया। तो कोई भी जैसे फॉरेन एयरलाइन है किसी भी कंट्री की, चाहे गल्फ कंट्री की हो, चाहे यूरोप की हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया की हो, अब वो आकर यहां पर एक नई एयरलाइन भी खोल सकती है जिसमें उसका 49% शेयर होल्डिंग होगी, और बाकी जो 51 है अब उसको बजाय हिंदुस्तानियों या हिंदुस्तानी कंपनीज के साथ बांटने के बजाय वो अपनी ही कंट्री की जो सोवरेन फंड हैं, उनकी जो प्राइवेट इक्विटी है, उनकी जो बैंक्स हैं या वहां के जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके साथ मिलकर एक 100% फॉरेन ओन्ड एयरलाइन इंडिया में खोल सकती है। या फिर जो कोई इंडियन कंपनी है, अगर कोई इंडियन एयरलाइन है, उसके अंदर भी अगर वो इन्वेस्ट करना चाहें तो वो 49% एयरलाइन के नाम पर और बाकी 51% अपने देश के जो और इन्वेस्टर्स उनको लाके पूर्णतः फॉरेन ओन्ड एयरलाइन बना सकती है। इससे फायदा यह होगा कि हम चाहते हैं कि इंडिया में दुनिया भर के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, चाहे वो एविएशन हो, चाहे एरोस्पेस हो, चाहे डिफेंस हो, सबके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो इंडिया में आए, काम करें, कम्पीट करें, अच्छे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दें और हमारे देश को आगे बढ़ाएं। तो ये सपना है, अब धीरे धीरे पूरा होगा। कब आएंगी, कितनी आएंगी, ये चीज कोई स्पेकुलेट आज नहीं कर सकता। इसमें चाहे 1 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए। सरकार ने अपना काम कर दिया है, और सरकार ने जो एक मोटो था, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, ये इन्होंने उस पर ये प्रूफ किया है कि ये सिर्फ महज बयानबाजी या जुमलेबाजी जिसे बोलते हैं वो नहीं थी, और इसमें एक्शन हुआ है। और अब इसका सरकार पीछे हट रही है, वो कह रही है कि मेरा काम हो गया, अब आगे मार्केट फोर्सेस संभालेंगी, आगे देखते हैं कैसा होगा। बट
वी आर वेरी श्योर कि इससे बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, लेकिन काफी हद तक हमें एग्जीक्यूशन पर भी यहाँ पे ध्यान देना होगा। डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं अंबर जी, जहां पर हमने देखा है कि मेक इन इंडिया को एफडीआई के दरवाजे खुलने से आखिर बताए कितना बढ़ावा मिलेगा? ये डिफेंस की एफडीआई लिमिट बढ़ाने से डेफिनेटली मेक इन इंडिया को उसको बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बिना एफडीआई के तो वैसे ही मेक इन इंडिया कुछ नहीं हो रहा था पिछले 2 सालों में। जैसा मैंने कहा कि विदाउट दिस एफडीआई लिबरलाइजेशन कोई वहां से आएगा नहीं, क्योंकि उनके देश के कानून हमें रोकते हैं कोई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी ले जाने के लिए किसी दूर देश में, अगर उस पर आपका ओनरशिप कंट्रोल नहीं है। तो अब जब ये एफडीआई लिमिट बढ़ा दी गई है तो एक रोड़ा हट गया है, गेट खुल गया है, और अब इनके आने की गुंजाइश। और जब ये आएंगे तो ये सिर्फ भारत के लिए प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जैसे आज भी अगर आप देखें जो डिफेंस में या एरोस्पेस में जो जॉइंट प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, ये सिर्फ इंडियन मार्केट के नहीं है, बल्कि यहां से इनको उनके ग्लोबल मार्केट में भी यूज किया जाता है। जैसे आप देखें कि ये सिकोर्स्की और टाटा का जो जॉइंट वेंचर है, जो वहां पर जो S92 केबिन बन रहे हैं, उसका इंडिया में तो एक भी यूज नहीं हो रहा है। वो सारे केबिन्स यूएस जाते हैं और वहां से असेंबल होकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते हैं। तो ये जो है अब इस उदारवादी पॉलिसी के बाद और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए डेफिनेटली एफडीआई का जी अंबर जी, यहाँ पर हमें बस अभी इस बात का ध्यान देना होगा कि इन तमाम पॉलिसी से कितनी जल्दी हमें फायदा होता है इस एफडीआई के बूस्टर डोज से। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी एनालिसिस के लिए। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फसाई ने खाद्य पदार्थों से बैन किया कैंसर वाला केमिकल, पूरी खबर आपको देंगे इस ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया की तरह भारत में ब्रेक्सिट से घबराहट है, लेकिन आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास का दावा है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है। सर, ब्रेक्सिट को लेकर कितनी तैयारियां हैं हमें उससे डील करने की? देखिए, ब्रेक्सिट से हिंदुस्तान में कोई अलार्मिंग सी बात हुई नहीं है। ब्रेक्सिट के मतलब ट्रेड में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। भारतवर्ष का जो ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। जहां तक एक एरिया है जहां पे कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, जितने डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आप देखिए, अगर ब्रेक्सिट हो गया, हालांकि अभी तो कह रहे हैं कि ब्रेक्सिट नहीं होगा, बाई चांस मान लीजिए कि जस्ट आर्ग्यूमेंट के लिए कि ब्रेक्सिट हो गया, तो जो पाउंड है, जो ब्रिटिश करेंसी है, वो थोड़ा वीकेंड हो जाएगा डॉलर के अगेंस्ट। डॉलर अगर स्ट्रांग हो गया तो हमारा रूपी थोड़ा वीक हो जाएगा। सिर्फ हमारा नहीं, सारे जिन का डॉलर रिलेटेड एक्सचेंज रेट है वो तो उनका करेंसी थोड़ा वीक होगा। लेकिन हिंदुस्तान में अभी बहुत हमारा जो एफडीआई इनफ्लो है, जो एफआईआई इनफ्लो है, जो डॉलर इनफ्लो है, वो बहुत रोबस्ट है और कोई चिंता की बात नहीं। और हमने इंटरनली इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में और रिजर्व बैंक में काफी इसके ऊपर डिस्कशन किया है। जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको हम मीट करेंगे। तो ब्रेक्सिट से निपटने के लिए सरकार की तैयारी यहाँ पर चल रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। एफडीआई पॉलिसी में बड़े बदलाव और ब्रेक्सिट की चिंताएं हटने से बाजार आज झूम उठा। बाजार ने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की विदाई की खबर को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बाजार की शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई थी, लेकिन जल्दी ही बाजार हरे निशान में आ गया और सेंसेक्स में 241 पॉइंट का उछाल हमने देखा। निफ्टी की बात करें तो 8,200 के पार ये निकल गया। विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने के बाद डिफेंस, फार्मा और एविएशन शेयरों में हमने तेजी का रुझान देखा। इसके अलावा रुपए में कमजोरी के कारण आईटी शेयरों में भी आज खरीदारी होती हुई दिखी। सीमेंट, टेलीकॉम और मेटल शेयरों में भी आज हमने चमक देखी। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन के जाने की खबर के बाद रुपए में आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। रुपए ने कारोबार की शुरुआत 57 पैसे की गिरावट के साथ यहां की थी, लेकिन बाजार में शेयर बाजार में खासतौर से तेजी और नई एफडीआई पॉलिसी के ऐलान के बाद रुपए में सुधार आया और ये करीब 23 पैसे गिरकर 67.30 के स्तर पर आज बंद हुआ है। इस बीच आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि ग्रोथ के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था कई देशों से पीछे है और राजन ने चेताया है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर भारत पर पड़ना तय है। अगर ब्रेक्सिट हुआ तो भारतीय इकोनॉमी को नुकसान होगा। राजन ने ये बात मुंबई में एक लेक्चर के दौरान कही।
आगे बढ़ते हैं। पीपीएफ और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में अब आपको 8.1% ब्याज ही मिलेगा। सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दर को जुलाई सितंबर के लिए पहले जैसा बनाए रखने का फैसला किया है। सरकार ने 5 साल की सीनियर सिटीजन स्कीम पर ब्याज दर को 8.6% पर बरकरार रखा है, जबकि किसान विकास पत्र पर आगे भी 7.8% ब्याज आपको मिलेगा। 5 साल की आरडी पर ब्याज दर 7.4%, जबकि 5 साल की यहां पर एमआईएस पर 7.8% का आपको ब्याज मिलेगा। पोस्टल सेविंग डिपॉजिट पर ब्याज दर 4% और सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8.6% पर बरकरार रहेगी। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम क्रोमेट में कैंसर कारक पाए जाने की पुष्टि होने के बाद फसाई ने इसे खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने से बैन कर दिया है। कुछ दिनों पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कहा था कि भारतीय कंपनियां अधिकतर ब्रेड में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेटेड रसायन मिलाते हैं, जिनसे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और अब खास पेशकश आर्ट ऑफ योगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में होने जा रहे योग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ में रहेंगे और चंडीगढ़ में योग दिवस के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। क्या तैयारियां की गई हैं, बताने के लिए सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां से हमारी संवाददाता दीपाली नंदा हमारे साथ जुड़ रही हैं। बताएं दीपाली, यहां पर योग दिवस को लेकर क्या तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही हैं? चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से तैयार है दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का गवाह बनने के लिए। खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सुबह करीब 6:30 बजे प्रधानमंत्री कैपिटल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और 6:45 से 7 बजे के बीच कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो मंच बनाया गया है वहां से देश और दुनिया को योग संदेश देंगे और 7 से 7:30 के बीच वहां पर जितने भी करीब 30,000 लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगा करेंगे। इसके लिहाज से अगर हम दूसरी तैयारियों की बात करें, सुरक्षा एक काफी अहम फोकस के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक यहां पर जो इंतजाम किए गए हैं उसमें यूटी, पंजाब, हरियाणा पुलिस के 7,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके का मुआयना किया जा रहा है और एसपीजी ने इस पूरे जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स का इलाका है उसे अपने कब्जे में ले लिया है। छावनी में तब्दील हो गया ये इलाका और सुबह 5 बजे से ही लोगों का आना शुरू हो जाएगा कैपिटल कॉम्प्लेक्स में और जो एक खास आयोजन है उसका गवाह इस बार चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। शोर से यहाँ तैयारियां चल रही है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए दीपाली। आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ के तनाव से निपटने में योग बिजनेस लीडर्स के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। जानते हैं स्पेशल एक्सेस की सीईओ गीतांजलि भट्टाचार्य से कि योगा कैसे मदद करता है तनाव फ्री जीवन पाने में। स्ट्रेस इज रियली अ डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड, जहां आप अपने बॉडी और माइंड के कोऑर्डिनेशन को संभाल नहीं सकते और कुछ पैरामीटर ऊपर नीचे चला जाता है और बॉडी ब्रेकडाउन होती है एंड उसको बैलेंस में रखने के लिए योगा वही करता है। तो जब आप अनुलोम विलोम करते हैं, जब आप अपना एक साइड से ब्रेथ लेके एक नॉस्ट्रिल से दूसरे नॉस्ट्रिल से आप अपने पूरे एलिमेंट्स को बैलेंस कर रहे हैं। योगा इज अबाउट बैलेंस। जब आप एक पोज को पकड़ते हैं और 10 सेकेंड लोग देखते हैं इसमें क्या है, बट ट्राई डूइंग अ वर्कआउट वेयर फॉर 20 सेकेंड्स यू सॉ इट नाउ। 20 सेकेंड्स के लिए आप एक पोज को, एवरी मसल इन योर बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन एंड यू स्वेट। So yoga is about balance and stress is about imbalance. So yoga takes away that imbalance and एक स्थिरता आ जाती है। तो ये है फायदे योग को अपने निजी जीवन में शामिल करने के। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।